प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। आज आपको कक्षा 9 का जो हमारा पाठ नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ चल रहा था, उसमें अपना टॉपिक चल रहा था पदार्थ की अवस्थाएं। तो कल जो पहले हमने वीडियो बनाया था उसमें बताया पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। और वैसे कितनी होती है? 5। चौथी प्लाज्मा और 5वीं BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो पदार्थ का एक और नाम क्या बताया हुआ है आपको? द्रव्य। ओके, तो पहली अवस्था होगी ठोस, जिसको सॉलिड बोलते हैं और इसलिए इसको किससे लिखा जाता है? S से। दूसरी अवस्था होती है द्रव, इसको लिक्विड बोलते हैं, लिक्विड, और इसको L से लिखा जाता है। और तीसरी अवस्था होती है गैस, जिसको गैस ही बोलते हैं और इसलिए इसको G से लिखा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों पहले पॉइंट के बारे में। मैं आपको बता दूं कि द्रव जो होता है वो ठोस और गैस के बीच की अवस्था होती है। द्रव जो होता है वो ठोस और गैस के बीच की अवस्था होती है। सबसे पहले मैं आपको इनके कणों के बारे में बता देता हूँ, कणों की क्या पोजीशन होती है। ठोसों के अंदर जो कण होते हैं वो अत्यधिक पास पास होते हैं। पहला पॉइंट आपका क्या बन रहा है? ठोसों के कण अत्यधिक पास पास होते हैं। ठीक है, और गैसों के अंदर कणों की क्या पोजीशन होती है? गैसों के अंदर कण ठोसों की अपेक्षा दूर और गैसों की अपेक्षा क्या होते हैं? पास पास होते हैं। ठीक है, ठोसों की अपेक्षा तो दूर होते हैं और गैसों की अपेक्षा क्या होते हैं? पास होते हैं। ठीक है, ये ठोसों के कण हो गए। और गैसों के कण अत्यधिक दूरी पर होते हैं। गैसों के कण क्या होते हैं? अत्यधिक दूरी पर होते हैं। समझ में आ गई बात? दूसरा पॉइंट है बच्चों, ठोसों के अंदर जो कणों के मध्य आकर्षण बल है, कणों के मध्य आकर्षण का मतलब खींचना, आकर्षण बल क्या होता है? सर्वाधिक होता है। आकर्षण बल सर्वाधिक। और द्रव में कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होता है? आकर्षण बल ठोसों से कम और गैसों से अधिक। ठोसों से क्या होता है? कम, व गैसों से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, गैसों से अधिक। और इसमें आकर्षण क्या होता है? नगण्य होता है। आकर्षण क्या होता है इसमें? नगण्य, न के बराबर। आकर्षण नगण्य होता है। ठीक है, तीसरी बात आ जाती है बच्चों, इनका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित। आकार व आयतन निश्चित होता है। ठीक है, आकार और आयतन निश्चित होगा। कोई भी ठोस चीज है उसमें दूसरी चीज को धारण करने की क्षमता क्या होगी? निश्चित। आयतन या धारिता, किसी ठोस द्वारा अन्य वस्तु को धारण करने की क्षमता, उसका आयतन या धारिता कहलाती है। आयतन या धारिता के मात्रक मीटर क्यूब या लीटर होते हैं। ठीक है, या मिलीलीटर, लीटर से छोटा। तो आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी क्या होता है? निश्चित। जैसे ये मार्कर क्या है? एक ठोस है। ठीक है, तो इसका आकार भी निश्चित है और इसमें कितना पानी वगैरह आ सकता है, तो ये इसका आयतन है वो भी निश्चित है। जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल होती है उसका निश्चित आयतन होता है, जैसे इसमें 2 लीटर पानी आ सकता है, 3 लीटर आ सकता है। ठीक है, और इसमें आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित, परंतु आकार अनिश्चित होता है। परंतु आकार क्या होता है? अनिश्चित। क्यों?
क्योंकि ये उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं, ये उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिनमें इनको डाला जाता है, ग्रहण कर लेते हैं जिनमें इन्हें डाला जाता है, यानी इनका आकार पात्र के अनुसार होगा। अब मान लिया 2 लीटर कोई चीज है, 2 लीटर द्रव है, उसको आप गोलाकार पात्र में डालोगे गोलाकार हो जाएगा, बेलनाकार पात्र में डालोगे बेलनाकार हो जाएगा, और सर्पिलाकार पात्र में डालोगे तो सर्पिलाकार हो जाएगा। लेकिन रहेगा कितना, 2 लीटर ही रहेगा। तो आयतन क्या हो गया, 2 लीटर निश्चित, और आकार पात्र के अनुसार, ठीक है। और इनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित, दोनों अनिश्चित होते हैं, ठीक है। उसके बाद में चौथी चीज आ जाती है, इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। ठोसों के अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, भंगुरता का। तो भंगुरता किसको कहते हैं, किसी ठोस पर आवश्यकता से अधिक बल लगाने पर वो क्या हो जाती है, टूट जाता है। भंगुरता किसको कहते हैं, ठोस पर आवश्यकता से अधिक बल लगाने पर टूटना, आवश्यकता से अधिक बल लगाने पर क्या हो जाना, अधिक बल लगाने पर टूटना, क्या कहलाता है, भंगुरता का, ठीक है। और द्रवों के अंदर बच्चों तरलता का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है, तरलता का। द्रवों के अंदर तरलता का गुण पाया जाता है। और तरलता किसको कहते हैं, समतल में बहने के गुण को, द्रव के समतल में बहने के गुण को क्या कहा जाता है, समतल में बहने के गुण को क्या कहा जाता है, बहने के गुण को तरलता कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात आ जाती है बच्चों, इसमें विसरण का गुण पाया जाता है। गैसों में कौन सा गुण पाया जाता है, विसरण का। और विसरण का मतलब क्या होता है, फैलना, ठीक है। विसरण कहते किसको है, फैलने का मतलब विसरण। विसरण के कारण ही 2 गैसों का आपस में स्वतः मिलना संभव हो पाता है। यानी आप ये समझ सकते हो, 2 गैसों का आपस में, इंग्लिश में इसको डिफ्यूजन बोलते हैं, आपस में स्वतः मिलना, आपस में स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विसरण। तो 5वें नंबर पे हम बात कर लेते हैं, अगर कोई चीज सबसे ज्यादा फैलेगी तो वो क्या फैलेगी, अफवाह। ये अपने नॉर्मली कहते हैं कि अफवाह बहुत जल्दी फैलती है। और ठोस द्रव गैस में सबसे ज्यादा क्या फैलेगी, गैस फैलेगी। तो विसरण सर्वाधिक किसमें होगा, गैसों में। और गैसों की अपेक्षा विसरण कम होगा किसमें, द्रव में। और इसमें विसरण नगण्य होता है, न के बराबर, ये ठोस फैलता नहीं है, ठीक है। तो विसरण का मतलब होता है फैलना, और 2 गैसों का आपस में स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विसरण। तो विसरण सर्वाधिक किसमें होता है, विसरण सर्वाधिक होता है बच्चों गैसों में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम ठोस में, यानी नगण्य। और 5वें नंबर पे बात आ जाती है बच्चों संपीड्यता, यानी कंप्रेसिविटी, दबाना। संपीड्यता का मतलब क्या होता है, दबाना। तो सबसे ज्यादा किसको संपीड़ित किया जा सकता है, गैसों को। तो गैसों में विसरण भी सर्वाधिक होता है, और संपीड्यता यानी दबाना वो भी क्या होती है, सर्वाधिक। तो ध्यान रखें, गैसों को उच्च दाब पर और निम्न ताप पर संपीड़ित करके सिलेंडरों में भर दिया जाता है, जिससे वो कौन सी अवस्था में आ जाते हैं, द्रव अवस्था में, यानी कण पास पास आ जाते हैं। जैसे सिलेंडर को अपने घरों में, रसोई घर में जो सिलेंडर होता है
उसको ऐसे आप हिला करके देखोगे तो द्रव की सी आपको आवाज आएगी, जैसे इसमें पानी भरा हुआ है। लेकिन जब स्क्रू खोलते हैं तो उसमें से क्या निकलती है? गैस। तो उस सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसको संपीड़ित करके, और संपीड़ित करके कैसे? उच्च दाब पर और निम्न दाब पर संपीड़ित करके सिलेंडरों में भर दिया जाता है, जिससे वो कौन सी अवस्था में आ जाते हैं? द्रव अवस्था में। ठीक है, तो संपीड़ितता और विसरण सर्वाधिक किसमें होगा? गैसों में। 5वें नंबर पे इसमें विसरण क्या होता है? कम होता है। विसरण क्या होता है? कम। ठीक है, और इसमें विसरण क्या होता है? नगण्य। सॉरी, विसरण नहीं, संपीड़ितता। क्या? संपीड़ितता। और इसमें संपीड़ितता क्या होती है? सबसे कम। ठीक है, उसके बाद में बात आ जाती है बच्चों, एक भौतिक राशि है घनत्व, डेंसिटी बोलते हैं। ये आपको पहले ही बताया हुआ है। घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। जिसका द्रव्यमान बढ़ेगा उसका घनत्व भी बढ़ेगा। परिभाषा होती है एकांक आयतन में किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु का क्या कहलाता है? घनत्व। तो यहाँ पे सभी में जैसे ये पात्र सेम सेम है, तो यहाँ पे कणों का द्रव्यमान ज्यादा है और द्रव्यमान बढ़ा तो घनत्व क्या हो गया? सर्वाधिक। घनत्व क्या हो गया? सर्वाधिक। इसमें घनत्व क्या हो गया? सॉरी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, काउंटिंग अलग हो गई। घनत्व सर्वाधिक, इसमें घनत्व क्या होता है? कम, क्योंकि कणों का द्रव्यमान कम है, घनत्व कम हो गया। और इसमें घनत्व क्या होता है? सबसे कम। तो गैसों का घनत्व क्या हो गया? सबसे कम। ठीक है, तो विसरण और संपीड़ितता अधिक किसमें पाए जाते हैं? गैसों में। उससे कम द्रव में, और सबसे कम किसमें? ठोस में। लेकिन घनत्व सर्वाधिक ठोस में पाया जाता है, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में। 8 नंबर पे उदाहरण देख सकते हो आप, चाक, लकड़ी, धातु। ये किसके उदाहरण है? ठोस के। और इधर उदाहरण देख सकते हो, पानी, तेल, दूध। ये किसके उदाहरण है? पानी, तेल, दूध किसके उदाहरण हो गए? द्रव के। और इधर उदाहरण हो गए हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। ये किसके उदाहरण हो गए? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये किसके उदाहरण हो गए? गैसों के। तो ये है पदार्थ की अवस्था। ठीक है बच्चों, अब कुछ पॉइंट्स हैं। एक रबर बैंड होता है, उसको क्या माना जाएगा? ए पॉइंट है बच्चों, रबर बैंड। रबर बैंड को खींचकर उसका आकार बदला जा सकता है। आकार क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। तो उसको क्या माना जाएगा? ठीक है, तो रबर बैंड जो होता है उसको खींचकर उसका आकार बदला जा सकता है। तब रबर बैंड है क्या? ठोस है कि द्रव है कि गैस है? ये पूछना चाहता है। तो रबर बैंड पर जब हम कोई बाह्य बल लगाते हैं, ठीक है, तब उसका आकार बदला जा सकता है, यानी जिससे उसका रूप बिगड़ जाता है। और रूप बिगाड़ने में जो बल लगता है वो विरूपक बल हो गया। ठीक है, तो जब हम रबर बैंड को खींचते हैं, ये रबर बैंड है, इसको जब हम खींचेंगे तो इसका आकार बदल जाएगा। लेकिन वो बल हटा लेने पर वापस ये कौन सी अवस्था में आ जाता है? पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। इसलिए रबर बैंड को क्या माना जाएगा? ठोस माना जाएगा। जब रबर बैंड पर हम कोई बाह्य बल लगाते हैं तब उसका आकार बदलता है, और वो बाह्य बल यानी विरूपक बल हटा लेने पर
उसका आकार पुनः उसी अवस्था में आ जाता है, तो इसलिए रबर बैंड को क्या माना जाता है, ठोस ही माना जाएगा। दूसरा इसने क्वेश्चन किया कि विभिन्न आकार के बर्तनों में नमक और चीनी के क्रिस्टल उन बर्तनों का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो जो नमक व चीनी के क्रिस्टल यानी टुकड़े के क्रिस्टल अनेक बर्तनों में डालने पर, अनेक बर्तनों में डालने पर उन बर्तनों का आकार ग्रहण कर लेते हैं, यानी आकार परिवर्तन हो गया, आकार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे चीनी के क्रिस्टल आप बेलनाकार बर्तन में डालोगे तो उसका आकार बेलनाकार हो जाएगा, तो उसको क्या माना जाएगा, ठीक है, कर लेते हैं। तो चीनी या नमक के क्रिस्टल को क्या माना जाएगा, नमक के क्रिस्टल क्या माना जाएगा। तो बच्चों चाहे चीनी हो या नमक अपने हाथ या प्लेट या जार में रखें तो इनके जो चीनी के क्रिस्टल होते हैं उनका आकार थोड़ी बदलता है। चीनी के दाने यानी 1 किलोग्राम चीनी में लगभग 2000 क्रिस्टल हैं, तो उन क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता, इसलिए चीनी और नमक के क्रिस्टल को क्या माना जाएगा, ठोस माना जाएगा। क्या माना जाएगा, ठोस। समझ में आ गई बात। चीनी या नमक के क्रिस्टल क्या होते हैं, ठोस होते हैं। उन क्रिस्टलों के अंदर आकर्षण बल पाया जाता है, यानी वो मजबूत आकर्षण बल से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, अर्थात उनमें दृढ़ता पाई जाती है। यदि किसी भी वस्तु के जो कण होते हैं वो मजबूत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं तो वो वस्तु क्या होगी, दृढ़ होगी, यानी ये गुण क्या कहलाएगा, दृढ़ता कहलाएगा। तो इनके क्रिस्टलों में प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है और इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ठोस, और इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये क्या है, ठोस है। ठीक है। अब सी नंबर पे पॉइंट आ गया, स्पंज क्या है। स्पंज होता है बच्चों जैसे एक गद्दी होती है, ठीक है, तो उस पर जब हम दबाव लगाते हैं तो वो क्या हो जाती है, संपीड़ित हो जाती है, स्पंज। ठीक है। तो स्पंज जैसे ब्रेड होती है वो एक प्रकार से स्पंज का उदाहरण है। तो स्पंज क्या है, स्पंज को संपीड़ित दबाने पर वो क्या हो जाती है, संपीड़ित, और जबकि ठोसों को तो दबाया ही नहीं जा सकता, तो स्पंज को क्या माना जाएगा, हो जाती है। ठीक है। तो स्पंज क्या है ये पूछता है, स्पंज किसका उदाहरण है। तो बच्चों होता क्या है कि स्पंज के अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, और इन छिद्रों में कौन भर जाता है, वायु भर जाती है। स्पंज के अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, और उन छिद्रों में किसका समावेश हो जाता है, वायु का समावेश हो जाता है। और जब हम उस स्पंज को दबाते हैं, उस स्पंज को क्या करते हैं, दबाते हैं, तो वो वायु बाहर निकल जाती है, इसलिए स्पंज भी किसका उदाहरण है, ठोस का। ठीक है। तो ये 3 अपवाद से लग रहे थे, क्योंकि इनको अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो ये ठोसों के गुणों का उल्लंघन करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन एक्चुअली इनको गहराई से देखें तो ये वास्तव में क्या है, ठोस है। जैसे विरूपक बल हटा लोगे तो आकार नहीं बदलेगा, वो तो कब बदला, जब आपने बाह्य विरूपक बल लगाया। और इसमें चीनी के क्रिस्टल को सम्मिलित रूप से पात्र में डालोगे तब उनका आकार बदलेगा, जबकि क्रिस्टल का आकार थोड़ी बदलता है। तो वो तो ठोस है यानी दृढ़ है, क्योंकि इनके क्रिस्टलों के मध्य अत्यधिक आकर्षण बल पाया जाता है। और स्पंज भी ठोस का उदाहरण है, क्योंकि स्पंज के अंदर
अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इनमें वायु क्या हो जाती है, समावेशित हो जाती है। इसलिए वायु भी किसका उदाहरण, स्पंज भी किसका उदाहरण है, ठोस का उदाहरण है। तो ये अपवाद स्वरूप लगने वाले रबड़ बैंड, नमक चीनी के क्रिस्टल और स्पंज, ये किसके उदाहरण है, ठोसों के। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों द्रव अवस्था में जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। तो ये जो चीजें हमने आपको बताई है सारी की सारी डिटेल से वही है। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप दिया हुआ है। ये क्रियाकलापों के हिसाब से बताया हुआ है कि द्रव के अंदर जो सारे के सारे गुण हैं वो हमने बता दिए, और गैसों के अंदर भी एक सिरिंज लेनी है 100 ml की। ठीक है, उसमें उसके पिस्टन को हटा देना है, पिस्टन यानी जो वो खींचने वाला होता है उसको हटा देना है, और पहली में हवा भर देनी है, दूसरी में चौक और तीसरी में जल भर देना है। ठीक है, किसी में जल, किसी में हवा और किसी में चौक के टुकड़े। फिर पिस्टन को लगा करके दबाने की कोशिश करनी है। तो सबसे ज़्यादा किसका संपीड़न होगा, गैस का, उससे कम द्रव का, और सबसे कम किसका होगा, ठोस का। तो ये एक ऐसा नॉर्मल सा क्रियाकलाप आपको बताया हुआ है। तो ये हमने आपको डिटेल से बताया। उसके बाद में दो चीजें हैं। एक तो बच्चों थोड़ा इसमें पहले दिया हुआ है कि जो समुद्री जलीय जीवधारी होते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो समुद्र में मछली वगैरह रहती है वो कौन सी, जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करती है। ठीक है, हम तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं, लेकिन मछली और अन्य जलीय जीवधारी जल में दो प्रकार की गैसें होती हैं, एक तो हाइड्रोजन होती है और एक कौन सी होती है, ऑक्सीजन। हालांकि ये जल में विलीन ऑक्सीजन वायुमंडलीय ऑक्सीजन की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। तो मछली का जो हृदय होता है वो दो द्विकोष्ठीय होता है, एक आलिंद और एक निलय। तो वो जल को अधिक चूषण बल से ग्रहण करती हैं और जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करती हैं। मछली के गलफड़े पाए जाते हैं और हमारे क्या पाए जाती हैं, फेफड़े पाए जाते हैं। ठीक है, और हमारा हृदय चतुष्कोष्ठीय होता है, 4 भागों में बंटा होता है, ऊपरी 2 भाग आलिंद और निचले 2 भाग निलय। और जबकि मछली के अंदर 2 ही भाग होते हैं, उसका हृदय द्विकोष्ठीय होता है, एक आलिंद पाया जाता है और एक निलय। तो वो कुछ सीमा तक ऑक्सीजन व CO2 का मिलना सहन कर सकते हैं और हम ऑक्सीजन व CO2 का मिलना सहन नहीं कर सकते। जलीय जीवधारी जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं, और जो स्थल पर रहते हैं वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। ठीक है, और जल में विलीन ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय ऑक्सीजन की अपेक्षा कम होती है, इसलिए जलीय जीवधारियों की श्वसन दर भी क्या होती है, कम। यानी वो सांस कम लेते हैं और हम सांस ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक चीज है बच्चों LPG और एक है CNG। LPG का पूरा नाम होता है लिक्विड या लिक्विफाइड, लिक्विड या लिक्विफाइड एक ही बात है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और इसका नाम होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और इसको बोलते हैं द्रवित
पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का पूरा नाम कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो ये कहां कहां से प्राप्त होती है वो देखो। पेट्रोलियम होता है बच्चों कच्चा तेल। पेट्रोलियम क्या होता है? कच्चा तेल, जिसको काला सोना बोलते हैं, कच्चा तेल। तो इसका जब प्रभाज्य आसवन विधि के द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है तो मेनली 4 चीजें प्राप्त होती है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, और चौथी चीज प्राप्त होती है पेट्रोलियम गैस। क्या प्राप्त होती है? पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो इस पेट्रोलियम गैस को उच्च दाब पर और निम्न ताप पर संपीड़ित करके सिलेंडरों में भर दिया जाता है, जिसे कौन सी गैस कहते हैं? द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्या कहते हैं उसको? द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और सीएनजी क्या होती है, कहां से प्राप्त होती है ये? तो सीएनजी का मुख्य घटक होता है मेथेन। सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? मेथेन। इसलिए, और इसका सूत्र होता है CH4। तो CH4 को ही क्या कहा जाता है? मुख्यतः प्राकृतिक गैस कहा जाता है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो पेट्रोलियम के भंडार गृह यानी कुएं हैं, उसके ऊपर प्राकृतिक गैसों का क्या पाया जाता है? परत पाई जाती है। पेट्रोलियम के जो कुएं होते हैं उनके ऊपर गैसों की क्या पाई जाती है? परत पाई जाती है, और उन गैसों को प्राकृतिक गैसें कहा जाता है। उन गैसों को पाइपों की सहायता से उच्च दाब पर और निम्न ताप पर संपीड़ित करके सिलेंडरों में भर दिया जाता है, जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। और इसका मुख्य घटक 83% मेथेन पाई जाती है और 16% एथेन पाई जाती है, और 1% अन्य गैस पाई जाती है। ठीक है, एथेन का सूत्र C2H6 होता है। तो सीएनजी जो होता है वो एलपीजी की अपेक्षा स्वच्छ ईंधन है। क्यों? इसके 2 चीजें हैं बच्चों। एक तो सीएनजी जो होती है वो एलपीजी की अपेक्षा हल्की होती है, तो यदि गैस का रिसाव हो जाए, गैस का क्या हो जाए? रिसाव हो जाए, तो ये जल्दी फैल जाती है और दुर्घटना की संभावना कम होती है। और दूसरा, इसमें कार्बन, एलपीजी की अपेक्षा कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? कम होती है। एलपीजी में कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है और सीएनजी में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है। तो कम होने के कारण ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी पर्यावरण प्रदूषक गैसें दहन करने के फलस्वरूप कम छोड़ती है। इसलिए ये क्या है? स्वच्छ ईंधन है। किसकी अपेक्षा? एलपीजी की अपेक्षा। और एलपीजी में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन, इसके परमाणु पाए जाते हैं। तो जब इनका दहन होता है तो नाइट्रोजन के, सल्फर के और कार्बन के ऑक्साइड बनते हैं, जिससे जो वातावरण में प्रमुख प्रदूषक होते हैं। तो इसके दहन के फलस्वरूप इनमें ये 3 परमाणु पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन। तो इनके दहन के फलस्वरूप नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन के ऑक्साइड बनते हैं। ये ऑक्साइड पर्यावरण प्रदूषक होते हैं। और सीएनजी में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है, तो इसके दहन के फलस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कम प्राप्त होती है, तो ये जिससे पर्यावरण का प्रदूषण कम करती है। और तीसरी चीज, सीएनजी एलपीजी की अपेक्षा हल्की होती है, तो अगर गैस का रिसाव हो जाए तो जो हल्की होने के कारण ये जल्दी फैल जाती है और दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। तो ये सीएनजी और एलपीजी के बारे में आपको फुल डिटेल से बता दिया। ये तो पेट्रोलियम के जो भंडार गृह, कच्चा तेल यानी काला सोना पेट्रोलियम को बोलते हैं। पेट्रोलियम का प्रभाज्य आसवन विधि के द्वारा शुद्धिकरण होगा तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और पेट्रोलियम गैस, इस पेट्रोलियम गैस को उच्च दाब पर और निम्न ताप पर संपीड़ित करके
सिलेंडरों में भर दिया जाता है, जिसे द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। और पेट्रोलियम के भंडार गृह पर प्राकृतिक गैसों की परत पाई जाती है, जिसे प्राकृतिक गैसें कहा जाता है। यानी गैसों की परत पाई जाती है, उसे प्राकृतिक गैस, और उसको उच्च दाब पर और निम्न ताप पर संपीड़ित करके पाइपों द्वारा सिलेंडरों में भरा जाता है, तो उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। तो ये लगभग मैंने आपको ठोस, द्रव और गैस के बारे में बता दिया, ठीक है। इसके बाद में जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, और जो चीज़ें मैंने आपको सारणीबद्ध तरीके से कराई है उसको इस किताब के अंदर क्या दिया हुआ है, पैराग्राफ वाइज दिया हुआ है, ठीक है। धन्यवाद।